नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आज दो अहम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में तमाम विपक्षी दल के नेता ने आज मुलाकात की राष्ट्रपति के साथ। उसके बाद उमर अब्दुल्ला आए मीडिया के सामने। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। उनका पाकिस्तान तो हमेशा ही आग में घी डालने का काम करता है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है, जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। इसको लेकर के पीडीपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। पीडीपी की तरफ से कहा गया कि कुछ लोग जो है इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। राम माधव की तरफ से प्रतिक्रिया आई और ट्विटर पर यह प्रतिक्रिया आई। उसके बाद काफ़ी नाराज़गी भरे लहजे में भी दिखाई दिए उमर अब्दुल्ला। किसी ने उनको कहा कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कि जानबूझ करके इस तरह की बातें को बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि आईबी रॉ से लेकर तमाम एजेंसीज आपके पास हैं, क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं, और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें 43 दिन गुजर चुके हैं, आज 44वां दिन है। कश्मीर में लगातार कर्फ्यू जारी है। हालांकि इस बीच आपको बता दें ये कह दिया गया है तमाम कर्मचारियों की तरफ से कि अगर वो काम पे नहीं लौटते हैं तो उनको उनका वेतन काट दिया जाएगा। क्या कुछ हालात हैं, कैसे हालात सुधरेंगे, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? 44 दिन गुजर गए हैं, तो वार प्रतिवार तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, वहां पे भी राजनीति काफी हद तक गरमाई हुई है। आप क्या हल देख रहे हैं और कैसे चीजें नॉर्मल होती हुई दिखाई देंगी आपको? आज भी नॉर्दर्न कमांड के जो वहां स्पोक पर्सन थे हुड्डा साहब, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये कहा है कि एक लंबा समय हो गया है और लोगों को बैठ करके चीजों को सॉल्व करना चाहिए। और आर्मी की तरफ से ये बयान आए तो उसका मतलब होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई भी सरकार, वो किसी की भी सरकार हो, वो जम्मू में हो, वो अलीगढ़ में हो, यूपी में हो, वो कहीं हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसके रहते हुए उसके स्टेट को हॉस्टाइल बना रहे और वहां लगातार आग जलती रहे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए लोगों के इंटरेस्ट हो। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर भी नहीं चाहेंगी कि लगातार ये स्थिति बनी रहे, उससे उनको अभी 6 साल काटने हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हम दो चीजें देख रहे हैं, कर्फ्यू भी लगा हुआ है और डेली इनकाउंटर भी हो रहे हैं। कर्फ्यू भी लगा हुआ है, भीड़ तब भी निकल रही है। कर्फ्यू भी लगा है, ऑपरेशन भी जारी हो रहा है, पुलिस की तरफ से गोली भी चल रही है, उधर से पत्थरबाजी भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि जिन लोगों को आपको बैठाना है, उन लोगों को किन लोगों को बैठाना है, वो कौन लोग हैं? क्या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं वो लोग? वो हैं कौन? आखिर वो वही लोग हैं जो आप देखें कि सैयद शाह गिलानी को उनको हाउस अरेस्ट करना पड़ा। ये मार्च निकाला जा रहा है, भारत के खिलाफ मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने 5-5 दिन का अपना प्रोग्राम दे रखा है, क्या कहते हैं कि यहां हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जलाएंगे, यहां हम मार्च लगा। तो ये अल्टीमेटली ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के पेड एजेंटों के माध्यम से काम चला रहे हैं। आम जनता इसमें शामिल नहीं है। हो सकता है कि जनता का 5% 4% आदमी जो है वो उसमें आता हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत सरकार भी इस बात को कह रही है और अब कश्मीर के मामलात में बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि हम पूरे जम्मू कश्मीर को बार बार ये पेंट कर रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर जल रहा है, जबकि जम्मू में कुछ नहीं हो रहा, लद्दाख में कुछ नहीं हो रहा, और वैली के अंदर भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट के लोग अगर पूरे रियासत को यरगमाल बनाते हैं तो उनको आपको सख्ती करनी पड़ेगी, और पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगाए ये भी झूठ है एक तरीके से। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज, अब जैसे आप यहां देखें राष्ट्रपति के पास वो मिलने आए हैं, लेकिन इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता में इस बात का गट्स है कि वो सोपोर के अंदर, वो अनंतनाग के अंदर जाकर के अपील करें कि ये बंद होना चाहिए? वो अपील भी नहीं कर रहे, लेकिन इसके ऊपर दिल्ली में और आम चेयर पॉलिटिशियन मजे भी ले रहे हैं। कोई ये बात नहीं कर, राष्ट्रपति भवन जाने से ज्यादा अच्छा था कि वो लोग वहां जाते, अपने अपने दलों को लेके जाएं, अपने कार्यकर्ताओं को लेके जाएं और उस कर्फ्यू के बीच में कहें कि हम लोगों को दूध और पानी और खाने की चीजें बांटेंगे। वो जानते हैं कि नहीं करना चाहते, उनकी सियासत इसको बॉयल रखने में भी है। उपेंद्र जी आप कैसे देख रहे हैं? आप आज गृह मंत्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आई, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार का जिक्र उन्होंने आज किया, उनका कि वो जो एजिटेशन चल रहा है उसको दबाने की, जो कुचलने की कोशिश हुई, उसकी वजह से इस तरह के हालात बने हैं, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आज स्टेटमेंट आया, उनकी तरफ से कहा गया कि जो है हम कलम और लैपटॉप देना चाहते हैं, कुछ लोग पत्थर पकड़ा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, कैसे देख रहे हैं? 2010 में किसकी सरकार थी जब 120 लोग मरे थे? उमर अब्दुल्ला इस पर नहीं बोल रहे हैं, दिक्कत यही है।
अब देखिए उमर अब्दुल्ला जो इसमें पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कोई भी आसानी से समझ सकता है। उनके पास कोई समाधान है, अगर उनके पास कुछ समाधान है तो समाधान सुझाएं वो, और उस समाधान पर आगे नहीं बढ़े सरकार उसके बाद वो कहें कि हाँ वो स्पेसिफिक बात करें, सिर्फ वो ऐसे ही हवाई बात नहीं करें कि एक करे सरकार को कुछ करना चाहिए। उनसे एक सवाल किया गया जो है राम माधव की तरफ से ट्विटर पे, जब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया तो उन्होंने कहा कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, हमने सुझाव जब हम सत्ता में थे तब भी हमें सलूशन पता था, हम सत्ता से बाहर हैं तब भी हम वो कर रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो ये तमाम तरह के स्टेटमेंट आज जो है एक के बाद एक जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से आए। उमर अब्दुल्ला को साफ साफ सरकार को कहना चाहिए कि सरकार ये करे, वो अगर मध्यस्थता कर सकते हैं तो मध्यस्थता करें, वो अगर लोगों से बात कर सकते हैं तो लोगों से बात करें, या वो अगर सरकार की तरफ से कुछ चाहते हैं कि भाई हमें कुछ आप ये दीजिए, मैं उस बात को लेकर के लोगों के बीच जा रहा हूं, तो कुछ ये क्या करेंगे, क्या इनका अपनी क्या भूमिका हो सकती है, उन्होंने अभी कुछ बतलाया नहीं है। तो सिर्फ ऐसी ऐसी बातें करने से कोई मतलब ही नहीं है। भाई ठीक है वहां कुचल दिया गया तो क्या कुचल दिया नहीं जाता तो फिर क्या किया जाता? अगर उतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है, तो क्या पुलिस को सुरक्षा बल को वहां पर भेज दिया जाता कि जाओ मर जाओ? तो वो क्या चाहते हैं? हाँ आंदोलन हुआ, नहीं दिया उन्होंने, राष्ट्रपति को भी ब्लूप्रिंट नहीं दिया कोई। तो वो अपना बतलाएं, वो अपना सीधे बतलाएं कि क्या तरीका है, वो देश के सामने रखें, राष्ट्रपति को दें, गृह मंत्री को दें, प्रधानमंत्री को दो, ट्विटर भी लिख करके सबको जो ट्विटर पर हैं उनको बतला दें कि हम ये चाहते हैं। और उसके बाद वो अगर सरकार ना करे तब कहेंगे देखिए हमने सरकार को ऐसा करने के लिए कहा था, सरकार ने मेरी बात नहीं मानी और अपनी तरफ से भी कुछ उसके आइडिया नहीं, हमारी आइडिया को भी नहीं माने। तो ये जो सिर्फ ये कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो है कि आग लगी हुई है उसमें आग तापने का काम कर रहे हैं, और बस इसके अलावा और उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पास कुछ है भी नहीं करने के लिए, हमें लगता है कि इनके पास कोई इस समस्या का इस समाधान के लिए कोई आइडिया इनके पास है, कोई विचार इनके पास है, या समस्या का समाधान हो जाए इसके लिए कोई सिंसियरिटी इनके पास है, इसमें भी हमको शक है। चलिए सुनील चोपड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएम से। आपसे चोपड़ा साहब जानेंगे कैसे देख रहे हैं आप जो सिचुएशन बनी हुई है? जो सिचुएशन बनी है जी, इसमें एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि दोनों राज्यसभा और लोकसभा ने प्रस्ताव पास किए यूनाइटेडली कि हम लोग इकट्ठे हैं, और सरकार को कहा गया कि आप एक ऑल पार्टी टीम कश्मीर भेजिए। सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि ऑल पार्टी मीटिंग तो हुई, ऑल पार्टी की डेलीगेशन जाए वहां, ये तो तय नहीं और हुआ लोगों से मिले, और ये लोकसभा ने भी कहा और राज्यसभा ने भी कहा। सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि मोदी ने एक भारी गलती की कि जो हमारे और हमारे नागरिकों के बीच की प्रॉब्लम है उसको जाके इंटरनेशनलाइज कर दिया, बलूचिस्तान तक ले गए। क्या मतलब है ये सब का? तो हमारा ये कहना है देश में ऐसी एकता नहीं, देश में ऐसी एकता मैंने देखी नहीं आज तक कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इकट्ठे होके उन्होंने प्रस्ताव पास किया। सरकार को उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। नहीं तो क्या करना चाहिए था? प्रस्ताव में टीम भेजनी चाहिए थी। नहीं वो टीम कांग्रेस की तरफ से भी टीम भेजी गई, ऑल पार्टी कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं होता है। अब तो पूरी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने यूनाइटेडली कहा है, और मेरा ये कहना है ये अभूतपूर्व चीज है और ये अच्छी चीज है, इसको इस्तेमाल करो। और दूसरी चीज करण सिंह ने स्पष्ट कहा, जो उस वक्त आप जानते हैं कश्मीर का राजा था, उसने स्पष्ट कहा कि कश्मीर का इंडिया का इंटीग्रल पार्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा सिर्फ समस्या ये है कि आपका हमारे आने के इंटीग्रल पार्ट बनने में रिश्ता क्या होगा, उस पे बात करो। लेकिन सवाल ये है कि हम गडमट करेंगे तो कंफ्यूजन दोनों तरफ। नहीं तो कंफ्यूजन कहां हो रहा है? कंफ्यूजन हो नहीं रहा। कंफ्यूजन 3 जिलों के मेरा ये कहना है जो चीज इजरायली पैलेट गन अपने देश में इस्तेमाल नहीं कर सके, आज की आर्मी का बयान इस्तेमाल किया है। आज की आर्मी का बयान में बता रहा हूं कि कहा यह गया अगर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो कैजुअलिटीज काफी ज्यादा होती। पैलेट गन की जगह क्या लाठी लेके जाते और या फिर गोली मार देते? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या सवाल ये फूल लेके जाते, वो लोगों ने कहा है, वो मासूम लोगों हमने रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें कहा गया है कि पैलेट गन का नुकसान होता है, बेहतर है कि इसमें
ये नॉर्मल बंदूकें टीयर गैस वगैरह आप यूज कर सकते हैं। टीयर गैस कैसे वहां से नहीं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं? वो इतने हार्ड क्रिमिनल्स हैं कि वो टीयर गैस से नहीं जाते। जहां कोई खास बात हो वो अलग बात होती है, लेकिन वो कौन तय करेगा खास बात है? ऊपर जो ये हुआ है 45 दिन आम जनता को हिंदुस्तान में आम जनता को जब 45 शील्ड बनाया जाएगा, कर्फ्यू लगाए, आम जनता को जब शील्ड बनाया जाएगा वहां पे आर्मी तो वो आम जनता आपकी गृह मंत्री सुनिए गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर, उसमें आधिकारिक आंकड़े दिए गए हैं। 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल घायल हुए हैं। आम लोग जो घायल हुए हैं नहीं, सिक्योरिटी पर्सनल हुए हैं। ये हमारा ये कहना है कि इस मामले में जो गलती है, जैसे उन्होंने कहा है कि ये जो कश्मीर की सरकार है उसमें जो 2 पार्टियां इन्वॉल्व हैं और सेंटर की सरकार, इनको अब आगे बढ़ना चाहिए था, ये वो कर नहीं रहे और ये इसको और उकसा रहे हैं मामले को, और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खराब। शांत कैसे किया जाए ये तो बता दीजिए। ये तो आपने अभी तक हल तो बताया नहीं। शांत इन्होंने एक बात बताई कि ऑल पार्टी टीम भेजो। पुष्पेंद्र जी ऑल पार्टी टीम की बार बार बात ये तैयार है वो जाने के लिए। मेरा सवाल ये है कि ऑल पार्टी पुष्पेंद्र जी ने गलत कहा है, कोई जाने को तैयार नहीं, सब जाने को तैयार। ऑल पार्टी टीम जाके वहां क्या करेगी? कांग्रेस ने लोगों से बात भेजा था, मणिशंकर को भगा दिया गया। पाकिस्तान के पेड एजेंटों से बात करेगी, यही सीताराम चाहते थे ना। कहा है सब स्टेक होल्डर से। कौन स्टेक होल्डर है? जो स्टेक होल्डर है वो सत्ता में है, वो सिर्फ वैली में नहीं। चलो इस बीच जरा उमर अब्दुल्ला का बयान सुनाते हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले उमर अब्दुल्ला का बयान सुन लीजिए। This is the first time in our memory that we have found that initiatives that should have been taken by the government are actually being taken by the opposition. The problem in Jammu and Kashmir stems from its polity. It is a political problem. It cannot be handled administratively. It cannot be handled by creating a humanitarian crisis. Over the last couple of days, we have found that an effort is being made to crush the ongoing agitation in Jammu and Kashmir by heaping more misery on the people. People who today are undergoing their 43rd day of restrictions and curfew are having further restrictions placed on them, with the sale of petroleum and other products being banned, with the movement of ambulances to hospitals being affected, with stringent curfew measures being enforced. All that is happening is that more and more people are being driven out onto the streets, and the problem is getting worse. And therefore, in our memorandum, we have requested the President to use his good offices to get the Government of India to acknowledge that basically the root cause of what is happening today lies in the politics of Jammu and Kashmir, and the solution also must be found politically, not administratively, and not through the use of force. चलिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान फोन पे जुड़ चुके हैं। विनोद पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से वहां की राजनीति को देख रहे हैं। 44 दिन हो चुके हैं। विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे अभी की जो स्थिति, आज उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे दिल्ली, राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं वहां के हालात के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, जो उमर अब्दुल्ला जो है इस पे राजनीति कर रहे हैं जी, और जो आज उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया है, मैं उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूँ कि जो 1500 बच्चे जो एक सीबीएम हुआ था, जो कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर गए थे, जिनके ऊपर स्टूडेंट पेनल्टी हुई, तो जो उमर अब्दुल्ला जो है पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की दुगनी पॉलिसी क्यों है? आज आज कश्मीर का जो सो कॉल्ड सुपीरियर लीडर, चाहे वो सीपीएम के है, चाहे कांग्रेस के है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, आज वो दिल्ली गए, राष्ट्रपति मिले, लेकिन क्या जो जम्मू में स्टूडेंट पेनल्टी के शिकार जो पाकिस्तान के जो हमदर्द लोग हैं उनके पत्थर के शिकार हुए, जो 36 दिन से लगातार जम्मू में धरना दे रहे 1500 बच्चे, क्या उमर अब्दुल्ला उनके पास आए? और मैं उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं कि हुई कश्मीरी जो है, कश्मीर का पंडित भी कश्मीरी है, मुसलमान भी है, ट्राइबल भी है, शिया भी है। तमाम सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं। सुनीत चोपड़ा जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया बलोचिस्तान को लेकर के वो सही नहीं था। सीपीएम से हैं जी।
प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो कहते हैं पर्शियन में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और क्योंकि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, और 47 में जो बलूचिस्तान में जिसमें जायराना कब्जा पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया था, और आज अगर नरेंद्र मोदी ने ये इनिशिएट लिया है कि उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वहां सबसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, किलिंग हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, और मैं कहता हूं उमर अब्दुल्ला, अलगावादी, सईद अली शाह गिलानी या मेरे कश्मीर के जो सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर हैं, जब पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होते हैं तब ये क्यों चुप होते हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो इनको सारा सेक्युलरिज्म उमड़ के आता है और तब ये राष्ट्रपति जी से मिलने चलते हैं। विनोद जी, आपको सोल्यूशन क्या लग रहा है? अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, कोई सोल्यूशन है? क्योंकि हमारे यहाँ जो सीपीएम के रिप्रेजेंटेटिव हैं सुनीत चोपड़ा जी, उनका एक सोल्यूशन है कि ऑल पार्टी की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां जाएं तो सारी समस्या का निदान हो जाएगा। देखिए, कॉमरेड सुनीत चोपड़ा जी को मैं नमन करता हूं और इनको मैं अच्छी तरह से जहां तो बड़ी इज्जत करता हूं, इनसे दिल की गहराइयों से शायद मेरे आवाज भी पहचान रहे होंगे। मैं पहचान, और क्योंकि और मैं ये बताना चाहता हूं कि कश्मीर, ये पूरे भारत के मीडिया को, देशवासियों को पता होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि कौन कश्मीरी है। क्या कश्मीरी सिर्फ, आई एम नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम, बट क्या कश्मीरी सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम है? 26 साल से हम पलायन में है, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीए सरकार ने एक पैकेज किया था 1500 बच्चों को 6000 का, जिसमें सिर्फ 1500 इंप्लीमेंट का है, और 6 साल पहले वो कश्मीर चले गए और 4 जगह स्टूडेंट पलटिंग की गई रातों रात, हमारे बहनों को, बच्चों को। फिर एक 7वां माइग्रेशन, अभी बुरहान वानी जो टेररिस्ट था उसको मारने के बाद जम्मू आना पड़ा, और 15 दिन से धरने पे बैठे, 36 दिन से धरने पे बैठे हैं। क्या इन्होंने जहमत की कि क्या ये लोग इंसान नहीं है? कितनी बार हम कश्मीर जाएंगे और कितनी बार हमें कश्मीर से मतलब वहां से भगा दिया जाएगा, कितनी बार? ये मैं कॉमरेड सुनीत चोपड़ा जी से पूछना चाहता हूँ कि उसके लेफ्ट ब्लॉक तारिगामी, कॉमरेड तारिगामी, कितनी बार यहाँ जो जम्मू में 36 दिन से धरना चल रहा है, जो तारिगामी साहब आज राष्ट्रपति जी को मिलने गए, क्या क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, क्या उन कश्मीरी पंडितों के पास वो आए जो बिलखती धूप में आज 36 दिन से धरना कर रहे हैं? विनोद जी बने रहिए जरा। बाकी जो हमारे खास साथ मेहमान हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी आप सुन लीजिए। चोपड़ा जी से पहले आपने सवाल किया, मैं चाहता हूं चोपड़ा जी इसका जवाब दें। चोपड़ा जी, क्या वजह है कि जब भी कश्मीर की बात होती है तो एक पक्षीय होती है, वो चाहे मीडिया में हो या फिर वहां के पॉलिटिकल लोग करते हो, वो कभी भी बहुत कम ऐसा होता है कि वहां पे जो दोनों नहीं बात होती है, यही तो फ्रॉड है। का पक्ष होना सातवीं बार वो भी जिक्र कर रहे थे विनोद पंडित। नहीं, फ्रॉड नहीं है, यही तो फ्रॉड है। 45 दिन का कर्फ्यू में तो पूरा देश गड़बड़ा रहा है, ऑल पार्टी जानी चाहिए, संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन 26 साल से 3 लाख हिंदू वहां से भागे हुए हैं। इस पर लेफ्ट का, राइट का मुंह नहीं खुलता है। यही तो मक्कारी है इस देश के अंदर, यही तो फ्रंट सेकुलरिज्म इस देश के अंदर, इसीलिए तो ये हाल है। ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कश्मीरी पंडित के प्रॉब्लम को नजरअंदाज करो। तो आप जब आपने क्यों उठाते, क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाते हैं? क्यों नहीं उठाते? गांधी जो वहां बैठा हुआ है वो कितनी बार मिलने गया, क्यों नहीं उनको बसाने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी? नहीं, कुछ नहीं, आज तक उसके ऊपर कितने बोले, को कहां बसाएगी? ये शांति लाने का काम इन दो पार्टियों का है। पुष्पेंद्र जी, ये जो अभी एक पॉइंट रेज किया, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो विनोद जी ने उठाया कि एक पक्षीय बात हो रही है। मीडिया में भी जो खबरें आती हैं या फिर जो लोग चर्चा करते हैं वो सिर्फ जो है कश्मीर के एक हिस्से पे चर्चा करते हैं, दूसरे हिस्से पे चर्चा कम होती है, और जब होती है तो उसको फिर अलग रंग दे दिया जाता है, सांप्रदायिकता का रंग दे दिया जाता है। देखिए, मैंने चर्चा इसीलिए हो रही है कि ये प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात हो और सांप्रदायिकता अपने आप पैदा हो पूरे देश में। हम इसके खिलाफ है। हमारा ये कहना है, कश्मीर में जैसे उन्होंने कहा है, उधर शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, सिख भी हैं, हर तरह के लोग हैं वहां। तो ये किसी भी एक सांप्रदाय को आप अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन जो कर्फ्यू का भी बुरा हाल हो रहा है, सब पे हो रहा है। चलिए पुष्पेंद्र जी, देखिए 2 बातें हैं। ये कश्मीर में हमारे सियासी नेताओं की मक्कारी जो है वो पूरे देश को पता है। आप ये देखिए कि इसी देश की संसद ने नरसिम्हा राव के जमाने जब ये पास किया रेजोल्यूशन कि भारत के कश्मीर के अलावा जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है उसे वापस लेना है, तब किसी का मुंह नहीं खुला इस देश के अंदर, लेकिन वो प्रस्ताव पास होकर ठंडे बस्ते में रख दिया गया। एक प्रधानमंत्री ने
ये बात कही कि भाई बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिस पे नाजायज कब्जा है, जो यूएनओ में पता है, लेकिन ये फ्रॉड जितने नेता हैं इस देश में, कोई सेकुलरिज्म की आड़ में, कोई लेफ्टिज्म की आड़ में, कोई राइट में, ये तमाम ये लोग खामोश रहते हैं। एक मिनट चपला जी बोलने दीजिए, आप बोलिएगा बाद में जो बोलना है। हाँ, तो आप भी तो दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि कश्मीर के अंदर क्या किया है। आप मक्कारी और मुनाफकत देखिए इन देश के नेताओं की। बिल्कुल 4 लाख पंडितों को उन्हीं के साथी पड़ोसी मुसलमानों ने मारा है, उनके घर उजाड़े हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, और पूरी दुनिया को पता है 26 साल से वो लोग अपने देश में शरणार्थी हैं। लेकिन तारागामी जैसा आदमी वो यहां राष्ट्रपति से मिलने तो आ सकता है, लेकिन धरना प्रदर्शन इसके लिए नहीं दिया कि किसी की ठोड़ी में हाथ डाल के पूछ लेता कि उनकी बेटियां और उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। लेकिन 45 दिन का कर्फ्यू जो है वो पूरे देश के सेकुलरों के पेट में दर्द पैदा कर रहा है, वो पैलेट गन पेट में दर्द पैदा कर रही है। 4700 जो आर्मी का आदमी मरा पड़ा हुआ है उसके बारे में नहीं बात करेंगे, ये कहेंगे कर्फ्यू लगा है उसको हटना चाहिए। एक नया वहां पर डेलीगेशन जाएगा तो वो क्या करेगा? इससे पहले 1000 डेलीगेशन गए, इससे पहले तो वो डेलीगेशन भी गए हैं, बड़े बड़े अखबार के एडिटर भी गए हैं जो फाई के गेस्ट हुआ करते थे। फाई जो अमेरिका के अंदर आईएसआई का जो है मोल है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर पे एक तरफा बात आप करेंगे कि पहले वैली को पंडितों और हिंदुओं से खाली कर दो, उस वक्त तो खामोश रहे, और अब क्या कहते हैं कि नहीं हम उनके लिए भी चिंतित हैं, लेकिन पहले सवाल यह है कि ये मक्कारी जो है कश्मीर की समस्या को बनाए रखे हुआ है, और इसमें ये कातिल है इनकी पार्टी। वो तारागामी जो है वो अपने जम्मू कश्मीर में नहीं निकल पा रहा, वो तारागामी यहाँ आ रहा है, यहाँ राष्ट्रपति को बता रहा है तारागामी, और अपने जम्मू कश्मीर में उसमें हिम्मत नहीं है। उनकी वाइफ और बच्चे को उठा के ले गए। बोलने दीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ऐसे ही आवाज कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही करेंगे, आप अपने में बोलिएगा, आप भी दुनिया में फर्क फैलाते हैं, आप एंटी नेशनल लोग हैं, आप हैं एंटी नेशनल। चले आप ये देखिए खतरा तारागामी जो है वो जम्मू में है ना, श्रीनगर में। तारागामी के फादर छोड़िए ना, सबकी आप बायोडा बताते हैं। आपने किसको मर्डर किया? जो आप जो तारागामी, उमर अब्दुल्ला और ये जितने फ्रॉड यहाँ आए हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों से, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे? ये सोपोर में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां जूते पड़ेंगे। वो कल गया था, आप चुप रहिए, आप बोल नहीं देते, दिखा दीजिए। आप अपनी बकवास जारी रखिएगा बाद में। आप बकवास कर रहे हो तो मैं आपसे नहीं कर रहा, और आपसे परमिशन लेके यहाँ नहीं आया हूं। आप ये देखिए, तो मैं भी आपसे परमिशन, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। आप एक बात देखिए, एक फ्रॉड मणिशंकर अय्यर वहां गया, मार के भगा दिया उसको। मैं ये कह रहा हूं कि इनको पता है उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं जाता है नंदराम, क्यों नहीं सोपोर जाता है। ये यहाँ राष्ट्रपति को मिलने आते हैं, इनको परमिशन चाहिए, सब जाने को तैयार है। सब जाने को तैयार। अपने आप जाओ ना, क्यों चाहिए ब्लैक? अपने आप जाता क्यों नहीं तारागामी फ्रॉड? तारागामी फ्रॉड क्यों नहीं जाता? लोकसभा राज्यसभा दोनों ने तय, राज्यसभा का विनोद जी यहाँ का माहौल गर्म में चाहूंगा कि आप करें, क्या आपको सोल्यूशन क्या लग रहा है अभी जो मौजूदा स्थिति उसको देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि जो हमारी जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज खासकर कश्मीर बेस्ड हैं, इन और पूरे भारत सरकार को, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सिर्फ खाली कश्मीरी मुस्लिम्स का नहीं है। वो कश्मीर में कश्मीरी पंडित है, कश्मीर में वहां के ट्राइबल है, फिर हमारा लद्दाख रीजन है, फिर हमारा जम्मू रीजन है। अभी देखिए आज जो हालात खराब है वो कहां पर है? वो वादी में है। वादी में पहले 90s में इन्होंने कश्मीरी पंडितों को भगा दिया है। उसके बाद यूपीए सरकार, डॉक्टर मनमोहन की सरकार में 6000 लोगों के लिए पैकेज दिया गया कि एक सीबीएम हो जाएगा और कश्मीरी पंडित वहां चले जाएंगे इकोनॉमिक चैनल के तहत। तो उसमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, हमारे बच्चों ने फार्म भरे, और आप यकीन नहीं करेंगे 6 साल से आज तक यूपीए गवर्नमेंट से लेके आज तक टोटल 1500 से 1600 बच्चों को इन्होंने रोजगार दिया, और बाकी को इन्होंने रिकॉर्डर खड़े करके कानूनी दावपेच खड़े कर दिए। नंबर 1। और दूसरी बात, जब अभी बुरहान वानी को मारा गया, 8 तारीख को एलिमिनेट किया गया, और 9 तारीख को मेरे सामने मैं कॉमरेड चोपड़ा जी को बताना चाहता हूं कि तारिगामी साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है। इज आल्सो माय एमएलए फ्रॉम कुलगाम, माय होम टाउन इज कुलगाम। नंबर 1। नंबर 2, मेरे ऊपर स्टूडेंट पेल्टिंग की गई और पब्लिक निकल गया, मॉब निकल गया। मुझे कहा गया कि हमें कश्मीरियों पंडितों की खबर कश्मीर से बाहर, मैं विटनेस हूं, मेरे साथ और लोग हैं जो हमें कार्यक्रम के लिए वहां बैठे थे कहीं पे, जो ट्वीट भी मेरे पास उस टाइम मैंने ट्वीट भी करवाया था अपने हैंडलर से। और उसके बाद
वो जो बच्चे रातों रात, एक जगह है, मैं आपको थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, एक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक जगह है हाल, वहां पे ट्रांजिट कैंप है जिससे बच्चे ये पीएम पैकेज वाले कुछ थे जो मुलाजिम कर, तो वहां पे लोगों ने जो जबरदस्त पिल्टिंग की, तो जो पुलिस ने यहाँ से वापस फायरिंग की, तो उन्होंने क्या किया कि दरिया जो नदी है, नदी के किनारे है, उसको ट्रांजिट कैंप में लोगों ने, मॉब ने पानी को उसके अंदर उसको डाइवर्ट कर दिया, उस नदी को, तो रातों रात उनको भागना पड़ा। और आज इतने 40 दिन से उनको तनख्वाह मिली है, और वो कहते हैं हम कश्मीर तब जाएंगे जब पूरे 7 लाख कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये एक रेस्पॉन्स दिया था उस टाइम 6 साल पहले गवर्नमेंट को, भाई हम वहां जाएंगे, और वो 40 दिन से कोई उनके पास नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ का मीडिया ये न समझे, ये समझ जाए कि कश्मीर के मामले में सईद अली शाह गिलानी ही पार्टी नहीं है, इसमें नंबर 1 पार्टी कश्मीरी पंडित है, इसमें नंबर 1 पार्टी वहाँ का ट्राइबल है, इसमें नंबर 1 पार्टी वहाँ का शिया है, वहाँ का अहमदी है। आप देखिए पाकिस्तान में शियाओं के साथ क्या हो रहा है, अहमदीज के साथ क्या हो रहा है। और आज मुझे शर्म आ रही है उमर अब्दुल्ला पर और ये 100 कोऑर्डिनेटर पे जो आज दिल्ली गए, लेकिन जो कश्मीरी पंडित 40 दिन से यहाँ पे धरने पर बैठे, जिनको सिंपलिटी की वजह से अगर बुरहान को सिक्योरिटी फोर्स ने मारा तो इनका क्या गुनाह था कि इनको रातों रात मॉब ने अटैक किया हर जगह पे, और इनको जिसमें एडीजी सीआईडी ने भी बयान दिया गवर्नमेंट ने कि कश्मीरी पंडितों की जो ट्रांजिट कैंप्स को एलिमिनेट की गई, लोगों ने मॉब ने अटैक किया। तो इसलिए जब तक किसी भी बातचीत में, किसी भी डायलॉग प्रोसेस में कश्मीर में जितने भी, जम्मू कश्मीर में जितने भी यहाँ की डोगरा लीडरशिप है उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक कोई, क्योंकि दिल्ली से आके, बंबई से आके, लंदन से आके टायर 2 डिप्लोमेसी जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी जब तक यहाँ के ग्रास रूट लीडर्स को, जो यहाँ के हिंदू हैं, यहाँ के सिख भाई हैं, सबको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तब इस पे अमल आ सकता है, तब इस पे आगे डायलॉग कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए विनोद जी, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बताई। हम सब लोग जो है एक ही पहलू पर पूरे देश का मीडिया बातचीत कर रहा है। उपेंद्र जी, ये तमाम बातें जो विनोद जी कह रहे हैं कि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो वहां पे बच्चे गए थे 1500 के आसपास, उनको वहां से भगा दिया गया, जिस तरीके से उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से तमाम घटनाक्रम बताया, कहीं इस बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है, क्या वजह मानते हैं? अब देखिए, एक तो है कि हमारे मीडिया की भी कमजोरी है कि हमारे जो मीडिया है बहुत एकांगी डिस्कशन करवाता है और बहुत वन लाइन प्रोग्राम रहता है इसका। एक खबर का हो गया, पहले अखबार होता था उसमें कम से कम 400-500 खबरें होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया 24 आवर्स का, उसमें एक खबर का हो गया। तो ये है कि सही ये जो मीडिया वर्ल्ड है उसकी विफलता है। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल क्लास है उसको भी इस इशू को रेज करना चाहिए था, उसने इशू को रेज नहीं किया, तब शायद मीडिया में नहीं आया। तो ये पॉलिटिकल क्लास की भी विफलता है कि पॉलिटिकल क्लास भी पूरे इशूज को पूरे इंटायरिटी में नहीं देखता है। उसमें लगता है कि पॉलिटिकल नेताओं, राजनीतिक नेताओं में अब कमिटमेंट की कमी रह गई है। उनके लिए सिर्फ राजनीति है जो सत्ता का खेल हो गया है, जो सत्ता में हो सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, जो विपक्ष में हो सत्ता में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास भी जो सरोकार है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। तीसरी बात है कि राजनीति का भी मीडियाटाइजेशन हो गया है। वो है कि मीडिया में क्या आ रहा है उसी के इर्द गिर्द नाचते रहते हैं। तो होना ये चाहिए कि उसकी जो घटनाएं घट रही है सबको वो मीडिया में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये जो मीडिया और पॉलिटिकल क्लास का है ना, इससे है कि देश का बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जो जरूरी समस्याएं हैं समाज को दबी रह जाती है, बहुत सारी इस पर पब्लिक डिस्कोर्स होना चाहिए। वो एक घटना नहीं, ऐसे ऐसे हजारों घटना है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि खबर बननी चाहिए थी, लेकिन ये जो हमारी विफलता है उसके कारण है कि वो पब्लिक डिस्कोर्स का विषय नहीं बन पा रहा है। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं, लेकिन तमाम सवाल हैं जिसको हम आज उठा रहे हैं। सवाल एक ये भी है कि इन सवालों पर को लेकर के ये सवाल इंडिविजुअल लेवल पे क्यों उठाए जा रहे हैं, क्यों नहीं मीडिया के लेवल पे उठाए गए, सरकार के लेवल पे क्यों नहीं जो है इस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया, सारा फोकस सिर्फ एक ही मामले को लेकर क्यों है। छोटा सा ब्रेक लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम आज बात कर रहे हैं
कि आज जिस तरीके से कश्मीर के अंदर हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से आज आपको बता दें 44वें दिन जो है उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक विपक्षी दलों का 20 सदस्यीय दल जो है आज राष्ट्रपति से मिलने आया। बताया गया कि केंद्र सरकार की लापरवाही, राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से जो है वहां पे हालात खराब हैं। इस दौरान, इस चर्चा के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, हम थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विनोद पंडित की तरफ से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वहां पे कश्मीर को लेकर जो भी बातचीत हो रही है वो सिर्फ एक पक्षीय हो रही है, कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ उसके बाद से ही वहां पर 1,500 कश्मीरी पंडित बच्चों को भगा दिया गया। ये तमाम वो सवाल है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर आप बातचीत करने के लिए भीम सिंह जी जुड़ चुके हैं, पैंथर्स पार्टी के नेता। भीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली टिप्पणी मैं आपसे जानना यही चाहूंगा, 44 दिन हो गए जो हालात बने हुए हैं, पॉलिटिकल नेताओं की तरफ से पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस समय सिचुएशन कश्मीर की? मैंने 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जी एक पिटीशन लगाई थी PIL कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत नाजुक होने जा रहे हैं और यहाँ जो गवर्नर रूल है उसको लाना बेहद जरूरी है। और ये केस अब 22 तारीख को लगा है, आने वाले मंडे को जी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी, ये पॉलिटिकल फैसला है। मैं बहुत हैरान हूं कि आज एक बहुत बड़ा मंडल 20-25 लोगों का लेके एक एक्स चीफ मिनिस्टर आए और राष्ट्रपति जी को मिले। मैं कहता हूँ उसमें जम्मू के लोग कितने थे, उसमें लद्दाख के लोग कितने थे, उसमें वही लोग जो सरकार से जुड़े थे। लेकिन ये सब बातों को छोड़कर 44 दिन को देखकर मैं ये कह सकता हूँ, मैं तजर्बे के साथ कह सकता हूँ, मैं 55 साल से जम्मू कश्मीर की जलती हुई पॉलिटिक्स में हूँ। 8 साल जेल में भी काटे हैं और अभी भी शायद काटने पड़ेंगे। लेकिन एक ही रास्ता है, गवर्नर रूल। उसमें सिर्फ राष्ट्रपति को पावर है, पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है। राष्ट्रपति धारा 370 के तहत इंटरवीन कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 92 के तहत गवर्नर को कह सकते हैं। मुझे मालूम है कि गवर्नर साहब ने 1 महीना पहले सुझाव दिया था केंद्र को कि यहाँ गवर्नर रूल कीजिए, हुकूमत का मैं बदलाव लाना जरूरी है। आज तक उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक ही रास्ता है, बहस की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है कि आप 370 धारा और 92 सेक्शन जम्मू कश्मीर के आइन को लीजिए, वहां फौरी तौर पर वहां प्रेसिडेंट रूल लगाइए। प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता है जम्मू कश्मीर में, इसलिए गवर्नर रूल लाइए और वहां पर लोगों को उम्मीद दीजिए अस्पताल खुल जाएं, स्कूल खुल जाएंगे। लोग सड़कों पे जानवरों की तरह मर रहे हैं और ये गोलियां बंद कर दीजिए, पैलेट बंद जैसे कहते हैं, पैलेट गन जी। हम कबूतर नहीं है, भीम जी हम जानवर नहीं है जी। भीम जी, 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि पैलेट गन का अगर इस्तेमाल ना करें तो किसका इस्तेमाल करें जब पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं आम जनता की ओर से? कभी एक गोली चलाता था, उसका रिजल्ट क्या था? क्या रिजल्ट हुआ? क्या आपके पास पुलिस नहीं है? क्या लोगों को क्या मजबूरी है? लोग मांग क्या रहे हैं जी? वहाँ पे टोटल एनार्की है कश्मीर के अंदर जी। एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर में लाइए गवर्नर रूल। मेरी 500 लोगों से रोज बात होती है जहाँ जिनके पास टेलीफोन है या लैंडलाइन है। सब आज मैं यकीन से कह सकता हूँ, आज 12 बजे गवर्नर रूल लाइए और कल देखिए 12 बजे तक दुकानें खुल जाएंगी, लोग अस्पतालों में जाना शुरू कर देंगे और हफ्ते में स्कूल भी खुल जाएंगे, कॉलेज भी खुल जाएंगे। मेरा एक सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि एकमात्र सोल्यूशन है गवर्नर रूल, क्या आपको लगता है सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए गए हैं जो गवर्नर रूल लगते ही उठा लिए जाएंगे? कौन से, क्या आपको लगता है कहाँ कमजोर पड़ रही है सरकार? गवर्नर रूल जो होगा लोगों को एक मैसेज देगा
मैसेज देगा। लोगों को मौजूदा सरकार मंजूर नहीं है। लोग आरएसएस को किसी सूरत में भी सभा सरकार की शक्ल में नहीं देखना चाहते। उसकी कई वजूहत है, उसकी बहुत पुरानी तारीख है। एक चीज मुझे एक सवाल और आरएसएस रूल जी को वहां से मेरा एक सवाल है भीम जी मेरा एक और सवाल है आपसे कि आरएसएस को देखना नहीं चाहते आप ये कह रहे हैं वहां के लोग। 2010 में आरएसएस नहीं, हमारे लोग नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग। जी मैं कह रहा हूं कि वहां पे 2010 में आरएसएस की सरकार नहीं थी, 120 लोग वहां 120 लोग मारे गए 2010 में। तब ऐसी वजह क्या रही? का सवाल नहीं है गिनती में कितने मारेंगे कितने, सवाल है हालात का, सिचुएशन का। हमने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया, गवर्नर रूल आया। हमने वहां पे शेख अब्दुल्ला के बेटे डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला को निकाला, गवर्नर रूल आया। हम गवर्नर रूल कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी, हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी हैं भीम जी, मैं चाहता हूं उनको भी इंट्रोड्यूस करूं। आप बने रहिए हमारे साथ जी, हमारे साथ तमाम पत्रकार भी मौजूद हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं चाहता हूं कि वो उनको भी शामिल करें। पुष्पेंद्र जी, जैसा भीम जी कह रहे हैं कि उनको एक ही सोल्यूशन लग रहा है इस पूरी समस्या का, गवर्नर रूल, कितने सहमत हैं आप उनसे और क्या ये कोई सोल्यूशन है क्या? एक बात आप मुझे समझ नहीं आ रही, एक बात वो नहीं कह पा रहे। उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब तर्क निकाला है कि आरएसएस को लोग देखना नहीं चाहते, तो पाकिस्तान के पेड एजेंटों को देखना चाहते हैं। ये मुफ्ती मोहम्मद की जो लड़की है, ये किसकी एजेंट है? ये पाकिस्तान की एजेंट है कि नहीं है? इसका अंडरहैंड हुर्रियत के साथ मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? भारत सरकार में ये जो तमाम सारे लोग यहां बैठे हुए, जो भीम सिंह जी कह रहे हैं, मेरे बड़े हैं, सीनियर भी हैं, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आज तो वो तर्क दे रहे हैं कि आरएसएस को नहीं देखना चाहते। 2010 में 120 लोग मारे गए थे, पैलेट गन तब चली थी, तब देश में बवाल नहीं हुआ था, तब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नहीं थी। लेकिन ये अजीब टाइप की मुनाफकत है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि देखिए साहब, मरने वालों की गिनती मत जोड़िए, तब 150 मर चुके थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एक तर्क निकाला गया कि आरएसएस को लोग नहीं देखना चाहते। तो भाई मेरे, वहां जो लोगों ने वोट दिया है वो आरएसएस को नहीं, बीजेपी को दिया है। अब अगर किसी को गलतफहमी यह है कि आरएसएस उनके पीछे है, तो इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री भी आरएसएस से आया है। आपको किसी को खुन्नक हो सकती है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है आरएसएस से, तो कश्मीर वैली के अंदर जो मुसलमान हैं जिन्होंने भारत के कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया है, उनकी औरतों का रेप किया है, जो उनके जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार है, तो आप मुझे बताइए कि लोगों को उनसे भी चिढ़ हो सकती है पाकिस्तान के पेट एजेंटों से, तो उससे विरोध क्यों नहीं है कश्मीर के लोगों को? उनसे विरोध क्यों नहीं है भीम सिंह साहब को? वो क्यों नहीं कहते हैं कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के पेट एजेंट जो है वो रिट दाखिल कर रहे हैं? यासीन मलिक कहता है हम खून बहा देंगे, तो उनसे भी लोगों को नफरत होनी चाहिए। ये आरएसएस का एजेंडा चला करके कि अगर गवर्नर आएगा तो गवर्नर किसका नियुक्त होगा? गवर्नर भी तो बीजेपी सरकार नियुक्त करेगी। जी आप जवाब देंगे पुष्पेंद्र जी का? दिल्ली से है जी, जवाब दे दीजिए आप। हेलो, हाँ जी, पुष्पेंद्र जी का जवाब दे दीजिए आप जी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि यासीन मलिक हो या ये लोग हो, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को खत्म कीजिए। जम्मू कश्मीर में आपने खत्म क्यों नहीं किया? ये 2 साल आरएसएस के लिए क्यों बैठे हुए थे आप? पीडीपी में ये सेकुलर की दुकानें चला रहे थे लोग, तब क्यों नहीं आपने पूछा था सवाल? आप कीजिए, चुनाव कीजिए, लोगों को अलग कीजिए, चुनाव कीजिए। चोरी के साथ नहीं, नो रिगिंग। कश्मीरी इतना सेकुलर है जितना जम्मू का है, दिख रहा है। वो वैली में सेकुलरिज्म नजर आया था हमको। इसका रोल जो है वो कश्मीर में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, लाइन मिल रही है। शुक्रिया, धन्यवाद भीम जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उपेंद्र जी, ये जो अभी भीम सिंह की तरफ से जो तर्क दिया गया, कितने सहमत हैं आप उससे? अब देखिए, ये कह रहे हैं कि गवर्नर रूल लागू कर दीजिए, समस्या हल हो जाएगी। तो क्या ये तो ये कह रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, जो कश्मीर के लोग जो पत्थर मार रहे हैं, क्या किसी के मुंह से आपने आवाज सुनी है कि गवर्नर रूल लाओ? वही तो मैंने कहा, इनका भी पॉलिटिकल एजेंडा है। तो जो अगर वो वहां की मांग नहीं है तो कैसे उसके बिहाफ पर ये बोल रहे हैं? और इनका एक आदमी नहीं जीतता है, ये अपने आप को कश्मीर के एक पार्टी इनकी जीतती नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आपको आप उनको महान बना देंगे क्योंकि आपकी लाइन इनके अपने शांति चाहिए और ये कश्मीर में भगवानी टाइप का जो भी आदमी बंदूक उठाए उसको गोली मारनी चाहिए। सैयद शाह गिलानी, यासीन मलिक टाइप के लोगों को भी गोली मारनी चाहिए। जो भी देश की रिट के खिलाफ गोली उठाएगा उसको गोली मारनी चाहिए। इससे ज्यादा सरकार को थोड़ा करने के लिए सरकार को थोड़ा
रखा है। ठेकेदार है और एक दूसरा वहां छोड़कर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी दिल्ली में तेज करनी चाहिए। सरकार को अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। धारा 370 को लेकर के भी बुलानी चाहिए। धारा 370 को लेकर के एक कमेटी बनानी चाहिए विशेषज्ञों की कि इसको कैसे खत्म किया जाए। इस तरह से करके एक बलोचिस्तान करके मैसेज तो दे ही दिया है। दूसरा, सरकार ये दिखलाए कि हम धारा 370 हटाने के दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जब ऐसा करेंगे तो जो अलगाववादी तत्व हैं उनको और उफरने दीजिए। जब उफर ही रहे हैं तो और उफरने दीजिए, इसमें कोई बुरा नहीं। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप बहुत उबाल पर हैं, आप 150 डिग्री पर हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि आप 250 डिग्री पर हम कर दें कि आप भाप बन के उड़ जाइए। तो अभी सरकार को थोड़ा और सख्ती दिखलाना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 370 को खत्म कर, ये नहीं कहते खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसको खत्म करने की जो संभावना है उस संभावना पर विचार करने के लिए और पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। उस संभावना पर विचार करने के लिए एक कमेटी, एक्सपर्ट की कमेटी बनानी चाहिए, इस पर चर्चा चला देनी चाहिए। चलो विनोद पंडित जी दोबारा हमारे साथ। विनोद पंडित जी, लोकसभा राज्यसभा दोनों एक सेकंड विनोद पंडित जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, दो बातें निकल के आई है जब आप हमारे साथ थे। भीम सिंह जी थे हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के, वो कह रहे हैं एक ही सोल्यूशन है, गवर्नर रूल लगा दो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लोग आरएसएस को पसंद नहीं करते, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम हो रही है। उस पर आपकी टिप्पणी। दूसरा, एक और उपेंद्र जी की तरफ से एक बात कही गई कि अब जो गर्माहट है उसको और बढ़ाना चाहिए और जिस तरीके से वहां पर जो माहौल देखने को मिल रहा है इस मामले में और सख्ती से निपटने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जो तमाम अलगाववादी हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएं। आपकी टिप्पणी इन दोनों बातों पर। जी जी देखिए, ये जो है, एक तो ये जो पाकिस्तान में मैंने पहले भी कहा था कि कश्मीर में पाकिस्तान में ये सिविल वार छिड़ा है। बुरहान वानी का मरना, उसका एलिमिनेट होना, उस टेररिस्ट का वो एक बहाना था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक साल से ही कश्मीर फ्रॉम लास्ट 20 ईयर, और मुझे लग रहा था एक साल से ही कि कुछ ऐसे होने वाला है, जो ऐसे लग रहा था, एक माहौल सा बन रहा था। और एक माहौल ये बनाने के लिए पूरा पाकिस्तान ऐसा है, और इसमें जो पूरे जो इन्वॉल्वमेंट है, और मुझे लग रहा है कि जैसे आज उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर में मेरे सामने कई आर्मी कैंप्स को आग लगा दी गई है, उस पे बात मत करिए, आग लगा दी गई है। तो मुझे भोले बच्चे लोग हैं बेचारे, स्पिन पलटिंग हो जाती है, ओपनली स्पिन पलटिंग हो रही है, तो उसके बाद क्या किया जाए, तो इसलिए ये बताएं। और दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल मसला है, कश्मीर पॉलिटिकल इशू है, तो मुझे बताइए 47 के तहत क्या शेख अब्दुल्ला ने कभी कहा कि उसके जो दादा ने कि कश्मीर जो है पॉलिटिकल मसला है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस टाइम पूरे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे। और मैं उमर अब्दुल्ला को भी ये बताना चाहता हूँ कि उसका फादर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब लंदन में पढ़ते थे, उनका अल-फतह ग्रुप जो एंटी इंडिया और एंटी कश्मीर, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम भी, तो ये जो प्रोडक्ट जो था ये उस टाइम भी था। तो इसमें जो है, जो भीम सिंह जी की बात जो है, आरएसएस की बात जो है, वो गवर्नर रूल तो लगाना चाहिए क्योंकि टोटल फेलियर है। लेकिन इसमें जब तक कश्मीर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको पहले डायलॉग में लाना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में लाना चाहिए, न कि दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से या देश के या वर्ल्ड के किसी कोने से, क्योंकि उसमें मेन जो पार्टी है यहाँ की कांग्रेस है, यहाँ के कश्मीरी पंडित है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो गवर्नर रूल इमीडिएटली हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, जितने भी कश्मीरी पंडित लीडर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हमने कहा जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल अब होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में ये दिस इज द पॉलिटिकल गुरेला वॉर इन कश्मीर। और जो पाकिस्तान में छेड़ा है, ये इस देश के पैनलिस्ट को समझना चाहिए, जो डिबेट इसमें बैठते हैं उनको समझना चाहिए, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को समझना चाहिए कि ये ओपन वॉर है अगेंस्ट इंडिया। और जो पूरे पाकिस्तान जिसको गल्फ कंट्री से फंडिंग हो रही है, और मैं गवर्नमेंट की इस चीज को जबरदस्त आज अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जो फंडिंग की जो प्रोब करने की बात है, क्योंकि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और दूसरा, इसमें जब तक पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड खत्म नहीं किए जाएंगे तब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि तब तक ये सारे सो कॉल्ड ऑल पार्टी और जब तक जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों को डायलॉग प्लस के साथ इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ऐसे चिल्लाने उठते रहेंगे, ऐसे बुढ़ान उठते रहेंगे और ये डिबेट होते रहेंगे। ठीक सर, अब चोपड़ा साहब, अब चूंकि समय कम है, 30 सेकंड में जानना चाहूंगा, क्या ये सोल्यूशन है कि जब भी हम बात करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं
हर व्यक्ति हुर्रियत का मामला उठाता है, लेकिन जो विनोद पंडित कह रहे हैं कि जो असली स्टेक होल्डर हैं कश्मीरी के, उनको लाइए, तब जाके सोल्यूशन निकलेगा। सारे स्टेक होल्डर से ही बात होनी चाहिए हमारे देश में। लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इकट्ठे होकर रेजोल्यूशन पास किया, किसी ने पास नहीं किया। शुरू करो, किया हमारे सामने, मैंने 2 बार देखा। झूठ है ये सब, आप बकवास कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठ है। चलिए ठीक, आप मत सुनिए, क्योंकि आप इस देश के दुश्मन हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है, मैं चाह रहा हूं बस 30 सेकंड की टिप्पणी आप सबसे लेने के लिए। पुष्पेंद्र जी, आपको क्या सोल्यूशन दिखाई दे रहा है अभी के लिए, जो उपेंद्र जी ने कहा कि मैं उपेंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। उपेंद्र जी का कहना यह है कि इस वक्त लोगों को जो काम सेना को करना चाहिए उसमें और तेजी लानी चाहिए। जो लोग भी भारत की रिट के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं, जो लोग फौज पे हमला कर रहे हैं, उनको गोली सीधी मारनी चाहिए। पैलेट बॉम्ब की जो लोग बात कर रहे हैं वो मक्कार हैं। सवाल यह है कि पैलेट गन नहीं चलेंगी तो गुलाब का फूल चलेगा क्या? चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। आप जैसे एंटी इंडिया लोग चुप रहे 2 मिनट। बिल्कुल, आप एंटी इंडिया हैं। चुप रहे, चुप रहे। आप हिंदुस्तान को नुकसान कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, पता चल गया आपकी औकात क्या है। हिंदुस्तान में 9 चीजों पर सिमट गए आप। चुप रहे आप। मैं बात जो कहना चाह रहा हूं, दूसरी बात, जो बात सरकार कह रही है, सरकार ने 9 घंटे की डिबेट कराई है। इससे पहले सेकुलर और लेफ्टिस्टों ने डिबेट नहीं कराई। कश्मीर आज पहली बार नहीं चल रहा है, सन 1947 से लेकर लगातार चलता रहा है, और कश्मीर की सत्ता के लिए लोग अलग अलग राजनीति भी करते रहे। मेरा कहना है बातचीत भी चलनी चाहिए। मेरा कहना है कश्मीर के अंदर फौज जो काम कर रही है उसको एक्सेलरेट करना चाहिए, और पूरे देश के और दुनिया के मीडिया में फौज के साथ वो आतंकवादी जो पाकिस्तान के पेड एजेंट वहां के मुसलमान हैं वैली के, उनके खिलाफ भी पोल खुलनी चाहिए कि ये कश्मीरियत जो कही जा रही है वो अब वहाबियत और इस्लामियत में तब्दील हो चुकी है, उसको भी समझना चाहिए। वो तो बदलेगा। 30 सेकंड में लास्ट कमेंट आपका। देखिए, पुष्पेंद्र जी ने सारी बातें कही थी, मैं उसी बात को क्या रिपीट करूं कि भारत को थोड़ा और शक्ति दिखलानी चाहिए, और दिल्ली में राजनीतिक गतिविधि कुछ तेज करनी चाहिए। हमारे सिटीजन 370 हमारे सिटीजन से तो घर पे ले जाइए ना। चलिए सीताराम येचुरी से कहिए घर ले जाओ। लास्ट कमेंट 30 सेकंड में आपकी तरफ से विनोद जी। मैं 1 सेकंड लेना चाहता हूं, अगर समय मुझे मिलेगा। बहुत संक्षेप में। जी जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए जी, बहुत संक्षेप। मैं इनके संज्ञान के लिए सबके लिए देता हूँ कि कश्मीरी जो अलगाववादी है, जो ऑन द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो भी चाहा कश्मीर में उन्होंने कर दिया। 90s में उन्होंने लास्ट माइग्रेशन कश्मीरी पंडितों की करवाई, नंबर 1। नंबर 2, 2014 पुष्पेंद्र जी को भी पता है, 2014 में जब हमने 24 कश्मीरी पंडित मेरे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से ही, यही तारिक आमी साहब पहले आईपीएस हो गए, उमर अब्दुल्ला हुसैन अगेंस्ट मेरे खिलाफ हो गए कि 24 कश्मीरी पंडितों ने कौसरनाग जाने के लिए इजाजत मांगी कलेक्टर कुलगाम से, और रातों रात से कौसरनाग फ्रंट बनाया गया अलगाववादियों ने, और जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हमारे कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट हो गए, और पूरा कश्मीर जल गया। अगर 2004 जिसमें राजनाथ सिंह ने भी पार्लियामेंट में बयान दिया था, कविता राव ने वो जो क्वेश्चन उठाया था उस टाइम, अगर आपको याद होगा, 2008 का अरेस्ट अगर आप देते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बाल्टर जो अमरनाथ का एरिया है वो टोटल 100% ग्लेशियर है, लेकिन जब गिलानी ने चाहा कि वहां पे उसने यही अफवाह फैलाई कि आरएसएस की कॉलोनियां बनेगी, अरे भाई ग्लेशियर में तो कोई रहता नहीं है, 2 महीने खुला रहता है, तो उन्होंने जो चाहा उनको जो मतलब उनको वहां बिल्डिंगें नहीं बनानी थी यात्री की फैसिलिटेशन के लिए, उन्होंने उड़ा दिया। कौसरनाग यात्रा 22 लोगों को क्या बताया गया कि 4000 लोग वहां गुड़गांव में बैठे जिनको वहां जाना है, हमें जाने नहीं दिया जाए, जब आज उनका हक है उसको पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बांडीपोरा देनेश्वरा यात्रा अभी 18 तारीख को जानी थी, उस यात्रा को नहीं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने परमिशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मुझे ये सरकार ये जवाब उस चीज का दे दे। चलिए, आपके तमाम बातों को हमने सुन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, उपेंद्र जी आपका, सुनील चोपड़ा जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हमने तमाम पहलुओं पर बातचीत की, सिर्फ एक पहलू पर नहीं जिसपे तमाम देश भर में आजकल बहस चल रही है। एक हिस्सा ये भी है कश्मीरी पंडितों का, उस पर भी चर्चा की आवश्यकता है, उनको भी स्टेक होल्डर बनाया जाना चाहिए, लेकिन और उस पर भी सरकार को बड़े विस्तार पूर्वक सोचना चाहिए। बिल्कुल, जो है एक छोटा सा फिलहाल जो है घटना चक्र को यही समेट रहे हैं। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।